तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेक बोर्ड द्वारा दिया गया फिजिक्स सीट 1 का है। और मैं बता दूं कि इस जो पीडीएफ था इसमें दिया गया 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने जो है सो इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, इसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ जो लोग इसे नहीं देखे हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख लें। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है सो हमारी वीडियो पहुंचते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग 5 मार्क्स की अगर बात करें सेक्शन सी में बांटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा है सेक्शन सी। तो ये जो है सो सेक्शन सी ऑल ओवर 5 मार्क्स के हैं और इसमें आपको वहाँ पे और भी देखने को मिल जाएगा, और में भी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे सिर्फ सारे में जो है सो एक एक करके ही जो है सो क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है, जबकि आपको क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे और में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा। तो बस जैसे डरना नहीं है, आपको बस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके इस सेट को समझ करके आपको क्वेश्चंस को करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है सो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को फर्स्ट जो क्वेश्चंस है बोल रहा है कि स्टेट द गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग दिस लॉ derive an expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet। मतलब हम लोगों को गॉस लॉ को डिफाइन करना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, और इसी लॉ को डराइव यूज़ करके हम लोग को डराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चेंज लिखा हुआ है वैसे, चार्ज्ड इन्फिनाइटली प्लेन शीट जो होता है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशंस दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका सॉल्यूशंस कर रखा है। तो जो है सो इसमें सबसे पहले आपको गॉस लॉ का डेफिनेशंस मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो गॉस लॉ में जो है डेफिनेशन है आपका कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब गॉस लॉ का ये तो डेफिनेशन हो जाता है कि कोई भी अगर सरफेस होता है तो उसमें जितने भी चार्ज अंदर होते हैं उसकी वजह से जितना भी फ्लक्स होता है वो जो है सो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल फ्लक्स को। तो टोटल फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा जो है सो यहाँ पे अगर कोई भी हमारा सरफेस है तो यहाँ पे अगर अंदर एक कोई चार्ज रखते हैं और इसके वजह से जितने भी एक फील्ड लाइंस जनरेट होते हैं, तो इस फील्ड लाइंस का काउंट करना ही जो है सो क्या कहलाता है? टोटल फ्लक्स कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो गॉस ने इसको बोला कि आपके पास दो मेथड हो जाता है ठीक है। एक तो ये हो जाता है कि आप एक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें और सरफेस का डीएस पता करें, एरिया वेक्टर, और उसका टोटल इंटीग्रेशन इंक्लूज कर दे तो ये देगा। और यहाँ पे जो है सो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्यू इन का मतलब हो गया जितने चार्ज इनक्लोज्ड है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इनक्लोज बाय द सरफेस। तो जितने चार्ज इनक्लोज होते हैं वही लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सरफेस है और कोई चार्ज बाहर लाई कर रहा है तो ये हम नहीं लेंगे। जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आते हैं सिर्फ उसी को लिया जाता है, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस नहीं लिया जाता। आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि आपको अंदर टोटल चार्ज दिया +2 3 4 एक बाहर दे दिया है, तो अगर आपको टोटल फ्लक्स पूछा हुआ है तो आप इनका ऐड करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, बाहर के चार्ज को नहीं लेना है। बेसिक गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा उसको लेना है, और प्लस को प्लस में लेना है, माइनस को माइनस में लेना है, और सबको जो है वो ऐड करके यहाँ पे मान लीजिए कि एक गॉसियन सरफेस है, आपको +2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो आप +2 -3 करोगे तो यहाँ से -1 आएगा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो इतना जो है सो आपके पास टोटल फ्लक्स बन करके आएगा। अगर बाहर कोई चार्ज दिया हुआ है -3 तो इसकी वजह से नहीं लेना है। तो ये है हमारा गॉस लॉ। अब हम लोग डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सो एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट।
तो जो भी ये लॉ को लिखना चाहते हैं या ये सॉल्यूशंस को आप वीडियो पॉज करके या समझना हो तो उससे आप जो है वो स्लो करके भी देख सकते हैं वीडियो को, या फिर आप पॉज करके ही देखे ज़्यादा बेटर होगा कि आपको सॉल्यूशंस लिखना है तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फिनाइटली प्लेन शीट की वजह से होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जो है सो प्लेन इन्फिनाइटली प्लेन शीट बनाना है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, और यूनिफॉर्मली चार्ज कर देना है, मतलब प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एक गॉसियन सरफेस माना हुआ है, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने लिया है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है। और यहाँ पे जो है सो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगा, इसके वजह से यहाँ देखेंगे तो ये भी बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर हम लोग इधर खड़ा होकर जब देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग खड़ा होकर के देखेंगे तो एरिया वेक्टर टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, व्यूअर मतलब देखने वाले के तरफ होता है। तो ये डी जो यहाँ पे दिखाया गया है बेसिकली ये सब डी जो है सो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बेस जो मेनली एक डायग्राम आपको दिखाना है वो फिगर कुछ इस तरह से ही रहेगा। उसके बाद आपको कहानी लिखना है, भाषण लिखना है कि लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब अगर हमारा सरफेस जो है सो इस तरह से है जो 2 एक्सिस 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको जो डेंसिटी यूज़ करना है वो सिग्मा यूज़ करना है, ठीक है। अब जो है सो आगे बढ़ते हैं, इमेजिन करना है जैसा कि हम लोगों ने इमेजिन यहाँ पे करा है कि एक इमेजिन गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि लेंथ जो है सो दोनों तरफ क्या है, इक्वल है बेसिक लिखना है, एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ऑन आइदर साइड ऑफ सिलेंडर, ओके। उसके बाद जो है सो चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सिलेंडर विल भी कितना होगा। तो सिंपल हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम सिग्मा इक्वल्स टू देखें तो क्यू बाई क्या होता है, ए होता है। तो अगर यहाँ से Q निकालेंगे तो क्या होगा, A मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो आपको बस यही देखना है कि चार्ज निकालना था तो Q ले लिए, ठीक है। चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इतना होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होगा। तो कर्व सरफेस का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट, तो ये आपका क्या है, कर्व है। तो इसके वजह से फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो साथ डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सबकी वजह से तो डायरेक्शन इधर होगा। और जब आप कर्व सरफेस पे देख रहे हैं तो आपको टॉप से देखना पड़ेगा, तो एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, तो इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री बनने की वजह से जो है सो कॉस जो डिफाइन होकर के आएगा वो 90 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है कि 90 डिग्री हो जा रहा है, तो कॉस 90 की वजह से यहाँ फ्लक्स जो है सो ज़ीरो आ रहा है। फिर हम लोग जो है सो अब फ्लक्स निकालेंगे, द फ्लक्स लिंक विथ एनी वन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कोई भी एक इंड की वजह से अगर हम लोग निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक इंड की वजह से निकाल रहे हैं, तो φ2 जो होगा टोटल फ्लक्स जो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस हो जाएगा। फिर ये जो ब्रेक होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे जो है सो इंड पॉइंट पे जो हम लोग सिलेंडर जो है इसका इंड पॉइंट पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम था तो 0 डिग्री होगा, तो ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी एस अंदर आ जाएगा। डी एस टोटल इंटीग्रेट होकर के इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने माना था वो बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप लोगों को सिमिलरली आपको इसी तरह से जो है सो सेकेंड इंड के लिए भी निकालेंगे। तो सेकेंड इंड के लिए भी जो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, ई ए ही आएगा, जितना इसका आया था उतना ही यहाँ पे इसका भी आएगा। अब क्या करना है, लॉ ने बोला था कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q इंक्लूज जितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अब टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना आया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर आप इसको सबको जितना भी निकाले तीनों को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे जो है ऐड करके और सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपको Q का वैल्यू वापस यहाँ पे एप्सिलॉन जो सिग्मा इंटू ए था वो रख देना है यूजिंग इक्वेशंस 1। तो उससे आपको ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से ई का वैल्यू जो है सो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आंसर है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियो मीटर, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ दिस डिवाइस इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स।
तो बेसिकली हम लोग को पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करना है, उसका प्रिंसिपल को डिफाइन करना है, और एक सर्किट डायग्राम के हेल्प से हमको ये बताना है कि कैसे ईएमएफ दो सेल का जो है वो कंपेयर करते हैं। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट जो है इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शंस। मतलब इसका सिंपल ये कहना है कि अगर आप जो है वो कोई भी वायर है, ठीक है ना, और यहाँ का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका लेंथ जितना भी यहाँ पे बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब आप कांस्टेंट करंट इसके थ्रू फ्लो करवा रहे हैं। तो सिंपल वही बोला हुआ है कि आपका जो है वो करंट पास कराने से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बनेगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसी को मैथमेटिकली यहाँ पे बस रिप्रेजेंट करा गया है कि भी एल बेस मतलब लेंथ वाइज दिखा रहे हैं तो के एल हो जाएगा, के यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू के एल आ जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो टू कंपेयर द ई एम एफ्स ऑफ टू सेल्स, अगर दो सेल्स का हम लोग ई एम एफ कंपेयर करना है तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं अच्छे से कर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको जो है सो पहले बना लोगे। और आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ये दिख रहा है ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, मतलब इसको छोड़ दे, अगर हम लोग हटा दे इस पार्ट को बाहर निकाल दे तो जितना पार्ट बचता है वो पोटेंशियोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम पोटेंशियोमीटर में इतना पार्ट को ऐड कर दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक ईएमएफ, एक पहला सेल है, पहला बैटरी है, दूसरा यहाँ पे है। तो इन दोनों को जो है वो कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं। तो पहला सेल है तो उसके साथ एक की यूज़ करेंगे, और दूसरा है तो उसके साथ भी एक की यूज़ करेंगे। तो दो स्विच हो जाएगा हमारे पास, और जो भी से पार्ट है उसको हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमको चेक करके बताएगा कि कहाँ पे जो है वो करंट जीरो हो रहा है, उसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे। इसमें चार जो होता है वो पैरेलल जो है सो इक्वल पार्ट्स में कॉपर वायर लिया जाता है, इसको स्ट्रिप से कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो चार पैरेलल वायर्स है यहाँ पे। फिर इसका जो सेटअप है वो एक बैटरी अलग से कनेक्ट करा जाता है, इसका भी अपना की होता है। और यहाँ केवल नहीं लिखना, सिर्फ के लिख सकते हैं आप। और यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिए हैं ताकि हम रेजिस्टेंस को क्या कर सके, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। और एक मीटर स्केल लगा रहता है, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही जो है सो लेंथ को मेजर करता है। तो सेटअप में जो पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है उसी में एक जो है वो स्केलिंग किया हुआ रहता है, बेस में वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसी पे एक स्केलिंग का जो है वो दिया हुआ रहता है। तो ये जो है वो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जो आ रहा है इसको जोकी बोलते हैं, और इस जोकी को हम लोग स्लाइड कराते हैं इसके ऊपर, तो जो भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, लेट E1 E2 जो है वो बी द ई एम एफ्स ऑफ टू सेल्स विच आर क्या है, ई एम एफ्स ऑफ टू सेल्स विच आर टू बी कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम लोग को जो यूज़ करना है उसको मैंने मान लिया है। फिर जो है सो यहाँ पे आगे है एज वन इंड ऑफ द बोथ ई एम एफ्स इज कनेक्टेड टू द इंड ए ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड अदर इंड जो है सो इज़ द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ईएमएफ्स हम लोग देख रहे हैं उसका जो है सो एक इंड जो होता है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड था, और दूसरा जो आया हुआ था वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड था। आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ईएमएफ्स दिख रहा है तो इनके जो एक इंड है वो किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ए पॉइंट के साथ। अदर इंड किसके साथ कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के साथ। उस बात को आप लिख दिए गया है, लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सो थ्योरी पे काम करते हैं कि यहाँ पे जो है सो क्या है कि हम लोग Q1 जो यहाँ पे K1 है तो ये K1 इस क्लोज कर देंगे, और K2 को जब हम लोग ओपन करेंगे तो जो क्या करना है उसके बाद कि व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, तो जोकी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज स्लाइडेड करते हैं उसके बाद किसके पर, पोटेंशियोमीटर वायर्स पे,
तब तक करते हैं टिल तब तक जब तक कि हमको गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन ना कर दे। जब आने की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिगर्स पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो फिगर्स में है यानी कि इसको हमारा ऑन किया हुआ है, देख रहे हैं आप, और ये ऑफ़ किया हुआ है। तो जब हमारे यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसके थ्रू जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पे जॉकी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं। तो स्लाइड करा रहे हैं तो ये गैल्वेनोमीटर हम इस पर स्लाइड कराएंगे, और जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर देगा उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे C1 है, तो ये जो AC1 मान लीजिए यहाँ पे इसको पैरेलल देख करके, तो AC1 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लेंथ हमारे लिए मान लीजिए L1 आ गया। तो ये हमारा सबसे पहला जो है वो कंपेयर होगा। तो ये जो लेंथ होगा इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा इस EMF का, इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी KL1 लिख सकते हैं यहाँ से कि E1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, KL1 हो जाएगा। तो वही चीज़ आगे लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सो बोला गया कि C1 जो है सो क्या है, इज़ द पॉइंट, नल पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है गैल्वेनोमीटर शो करता है जीरो करंट। फिर इस कंडीशंस में हम लोग नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सेल E1, वहाँ पे क्या होता है कि जब आपका जीरो हो गया तो करंट तो नहीं जा रहा होगा उसके थ्रू, इसका मतलब उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज जो बनेगा इक्वल्स टू इट्स EMF A1 होगा। मतलब जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा E1 को रिप्रेजेंट करेगा, और वो प्रिंसिपल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो KL1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशंस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो इसी तरह सिमिलरली हम लोग को फेनोमेना जो है वो दोहराना है। बस इतना करना है कि अबर जो है सो K1 को क्या करना है, ओपन रखना है, और K2 को क्लोज करना है, और फिर से फेनोमेना को रिपीट करेंगे। तो C2 अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि C2 पॉइंट पे हमको जीरो डिफ्लेक्शंस मिला था, तो सेम टू हो जाएगा कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज है उस टाइम पे E2 को रिप्रेजेंट करेगा, और वो E2 प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग जो है सो KL2 के इक्वल होगा, नहीं प्रोपोर्शनल होगा, तो वहाँ से KL आया था ना, तो KL2 हो जाएगा। तो बस इसको आपको दो इक्वेशन बनाना है और दोनों रेशियो यूज़ कर देना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 जो है उसको रेशियो यूज़ करके डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशंस 1 इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे जो है सो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। तो इसी लेंथ को यूज़ करके हम लोग जो है वो EMF को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाल के बताना है, किसके लिए, तो पैरेलल जो है वो करंट कैरिंग वायर्स के लिए। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का जो है सो आंसर है। यहाँ पे जो है वो दो पैरेलल वायर्स दिख रहे हैं, एक पैरेलल वायर है, ये दूसरा पैरेलल वायर्स है। इसमें करंट हम लोग जो है सो मान लिए हैं कि इसमें I1 करंट जा रहा है, और इसमें करंट जो जा रहा है वो I2 जा रहा है। इसके बाद जो है सो यहाँ पे क्या होता है कि ये करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्रिएट करेगा, और ये भी जो वायर है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो इसके वजह से होता है, राइट साइड याद रखना है कि कोई वायर्स है, और उस वायर्स के अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो राइट साइड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर परपेंडिकुलरली होता है, तो क्रॉस क्रॉस से दिखाते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है वो डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये है तो हम इधर वायर एक रख रहे हैं तो इसका क्रॉस आएगा, लेकिन अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट डॉट होगा, क्योंकि इसकी वजह से इधर तो डॉट डॉट क्रिएट होगा ना। तो वही हम लोग को यहाँ पे देखना था। अब जो है क्या करना है कि कंसीडर करना है कि टू वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स हमने कंसीडर करा है कि कंसीडर टू वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर, ठीक है। और जैसे कि डिस्टेंस d यहाँ पे दिखाया गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस d है ना, और करंट कैरी कर रहा है। फिर जो है सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि नाउ
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना होगा, कैरिंग I2, यानी कि ये जो करंट कैरी कर रहा है वो I2 है ऑन फर्स्ट वायर पे, किस पे, फर्स्ट वायर पे। तो B1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, तो फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू होता था वायर की वजह से म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करंट की जगह I2 हो जाएगा, डिस्टेंस D है तो D हो जाएगा, तो म्यू नॉट I2 2 पाई D हो जाएगा। इसको इक्वेशंस 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, तो हमको पता है कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आप वायर रखोगे तो उस पर एक फोर्स फील आएगा, एक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन होता है, तो वो कितना होगा वो यहाँ पे जो है सो आगे दिखाया गया है। यहाँ पे जो है सो फोर्स आपका आया हुआ है कि द मैग्नेट, सो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट वायर जो ओवर द लेंथ एल के लिए आएगा वो होता है ILB फार्मूला होता है, तो आई की जगह I1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वायर में जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा था। एल के लेंथ हम लोग अपने से माने कि एल लेंथ के लिए निकालना है, और B1 जो है सो मैग्नेटिक फील्ड जितना वहाँ बन रहा है आप यहाँ पुट करोगे, इक्वेशन तैयार होगा। इसको जो है वो आप फोर्स पर यूनिट एल लेंथ में निकाल लो, लेंथ मतलब यहाँ पे जो एल आया हुआ उसको डिवाइड में भेज दो, तो कुछ इस तरह से जो है इक्वेशन आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो सिमिलरली आपको काम किसके लिए करना है, फोर्स उसके लिए भी करना है, ठीक है ना, दूसरा वायर्स के लिए, सेकेंड वायर के लिए। तो यहाँ पे वही किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर कैरिंग करंट I1 ऑन द सेकेंड वायर। तो जिन लोगों को भी लग रहा है लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिखना है, क्योंकि अगर हम बहुत ही स्लो काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, तो इस वजह से, वरना आप पॉज करके तो लिख ही सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर जो है कैरिंग करंट जो I1 कर रहा है, उन सेकेंड वायर पे निकालेंगे तो सिमिलरली केस यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट I1 2 पाई D। फिर या इस पे फिर फोर्स कितना लगेगा वो निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे जो है सो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले उसी को देख करके, तो यहाँ पर वापस आ गया B2 पुट करेंगे, यहाँ पे I2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वायर पे निकाला है तो करंट I2 लेंगे और B2 यहाँ से रखेंगे तो पुट करेंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा। तो ऑल ओवर हमको देखने को मिला कि इसमें भी फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना आया उतना इसमें भी आया, तो इक्वल करके लिख लेंगे हम लोग इसको। तो 10 करके यही चीज़ को हम लोग लिख लेंगे भाषण में कि यानी कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया वो F/L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D। और क्वेश्चंस के नीचे एक क्वेश्चंस में लास्ट में लिखा था डिफाइन 1 एम्पियर को, तो 1 यूनिट ऑफ एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो आप इसी फॉर्मूला से डिफाइन करा जाता है। तो यहाँ पे जो है सो इसको मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे जो है सो सॉल्यूशंस तो दिख ही गया है, और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सो डेफिनेशंस ऑफ 1 एम्पियर यहाँ है। तो when the magnetic force acting per meter length in two infinitely long wire placed each other at a distance 1 meter in vacuum, then current passing through the each wire is 1 एम्पियर होता है। तो सिंपल बोल रहा है कि अगर फोर्स, देखिए सब चीज़ को वैल्यू को 1 ले लेते हैं जितना भी वहाँ पे था, तो यहाँ पे फोर्स जो बन के आता है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन आता है। तो अगर इतना फोर्स डेवलप होता है वायर्स पे, तो इसका मतलब जो करंट उसमें पास हो रहा होगा वो 1 एम्पियर रहेगा। तो ऑब्वियस हम 1 एम्पियर लिए थे तभी तो इतना फोर्स आया हुआ है। तो आप उल्टा भी बोल सकते हो कि इतना फोर्स डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा। तो यही डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हो जाता है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको आप लिख लोगे, ये आने का चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा कि यहाँ पे राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर दिखाया है, इट्स द प्रिंसिपल वर्किंग विद द डायग्राम, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन बताना है, प्रिंसिपल वर्किंग का बताना है डायग्राम के हेल्प से, फिर मेंशन करना है कौन कौन एनर्जी लॉस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें जो है सो प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल सेटअप ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 100 टर्न्स दिया है, मतलब अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें जो है सो 100 टर्न्स है। फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज पावर दिया हुआ है, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड, ये सब निकालना है। ठीक है ना, और क्या क्या निकालना है यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है, करे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल निकालना है यहाँ पे फर्स्ट में, फिर करंट इन प्राइमरी कॉइल निकालना है, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना सेकेंडरी में, फिर पावर इन सेकेंडरी में निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है।
तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शंस मैंने लिखा हुआ है कि जो फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, उसका मेनली काम ये होता है कि हम लोग वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हम लोग कम करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, अगर कम आ रहा है तो हमको बढ़ाते हैं। तो ट्रांसफार्मर जिसके जरिए हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कैन बी इंक्रीज, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होता है उस टाइम पे करंट जो होता है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो इसीलिए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो स्टेप अप जो वर्ड है वो वोल्टेज के हिसाब से नाम पड़ता है। तो वोल्टेज बेसिकली हम लोग वोल्टेज पे यहाँ पे काम करते हैं, इसी वोल्टेज पे। तो यहाँ पे वही बोला गया है। फिर यहाँ पे जो है सो आगे देखें तो अगर हम ट्रांसफार्मर जिसके ज़रिए हम लोग जो है सो वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमआई पे काम करते हैं कि आप फ्लक्स चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज होने से दूसरा कॉइल में जो है सो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उससे फिर आपका करंट मिल रहा है, अब वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको जो है सो एक कोटेड कोर वायर जो है वो यूज़ करना है, जिसमें प्राइमरी कॉइल जो है सो यहाँ वो किया हुआ है, सेकेंडरी कॉइल इस तरफ से यहाँ पे दो एंड दिखाया गया। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस यूज़ करके या बल्ब भी सब कुछ भी जला सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में द मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है यहाँ पे द मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई एस या फाई पी लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल आर कुछ रिस्पेक्टिवली इस तरह, मतलब कह रहा है कि जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स होगा, ठीक है, और प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा ये जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। बेसिक यही प्रिंसिपल कहता है कि जो भी फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे घटाओगे उसके हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो आप उसका रेशियो यूज़ करोगे तो इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से भी एन एस है, इसका कांस्टेंट के आएगा तो इसका भी कांस्टेंट के आएगा, तो के से के रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका एक टेबल बन के यहाँ पे आ रहा है, फाई एस बाई फाई पी इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से हो जाएगा। फिर एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कितना है, तो यहाँ पे काम का चीज़ दिखाना था क्योंकि आपको पूरा प्रूफ नहीं दिखाना था, बेसिक वहाँ पे बस प्रिंसिपल वर्किंग डायग्राम दिखाना था कैसे कर रहा है काम। फिर एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर किसके किसके वजह से होता है, क्योंकि उस पार्ट में और भी क्वेश्चन थे ना, तो एक ही क्वेश्चन में आप उसको ज़्यादा आंसर कर दोगे तो आगे क्वेश्चन 5 मार्क्स के ही हैं। तो आपको एक न्यूमेरिकल्स भी दे रखा है 3 मार्क्स, उसको भी देगा, तो इतना इनफ है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। एनर्जी लॉसेस आप कुछ कुछ बता दो कि ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है वो कॉपर लॉसेस होते हैं, कॉपर वायर होता है उसकी वजह से लॉसेस होता है। ईडी करंट लॉसेस होता है जो उसके अंदर एक लूप वाइज करंट डेवलप होता है, उसको ईडी करंट बोलते हैं, उसकी वजह से लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लूप होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसका एक लूप बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो वही लूप की वजह से जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ जो है सो डायपोल का खेल होता है, डायपोल मोमेंट्स का, तो उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं उसको। हाँ जो है सो कुछ इस तरह से बन के पत्ता टाइप का आता है। फिर फ्लक्स लॉसेस भी होते हैं कि फ्लक्स जो है वो इंड्यूस हो रहा है तो उसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर में किस किसकी वजह से हो रहा है वो हो गया। फिर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में जो है वो यहाँ पे दिया हुआ था 100 टर्न्स। फिर कॉमन ट्रांसफार्मर रेशियो 100 दिया हुआ था। फिर जो है सो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दिया हुआ था 220 वोल्ट। फिर प्राइमरी में कितना पावर जनरेट हो रहा है या दे रहे हैं आप, वो यहाँ पे जो है वो 1100 वॉट था। तो ये आपको लिख लेना है गिवन करके। फिर ट्रांसफार्मर से रेशियो का ही फॉर्मूला यूज़ करना है कि R इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बस रिलेट कर दे रहा हूँ कि R इक्वल्स टू जो होता है वो एन एस बाई एन पी होता है। फिर इसी को देख करके ई एस बाई ई पी लिख लो। फिर इसी को देख करके करंट को उल्टा लिख लो, आई पी ऊपर हो जाएगा और आई एस नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से एक जो है वो ट्रांसफार्मर रेशियो से जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से एक फॉर्मूला डिज़ाइन होता है। तो इसी से आप देखो कि किसमें क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि आर दिया हुआ है और हमको जो है सो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में निकालना था, तो एन पी दिया हुआ है, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे फट से। तो यहाँ पे वही दिखा हुआ आर इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस में आप बस फॉर्मूला यूज़ करो और डाटा निकालो। फिर इनपुट पावर दिया हुआ था, उसके हेल्प से जो है वो हम लोग
प्राइमरी कॉइल में कितना करंट जा रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इनपुट पावर दिया हुआ है तो P इक्वल्स टू भी आई होता है, भी को हम लोग EMF यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट के लिए सारे लगाएंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है वो हम लोग कॉमन जो फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए फिर से अप्लाई करेंगे तो हम सेकेंडरी वोल्टेज भी निकाल पाएंगे। फिर जो है सो उसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से फिर हम लोग यूज़ करेंगे, तो IP मिल चुका है पावर के हेल्प से, तो हमारा जो है सो यहाँ पे करंट मिल जाएगा IS 0.05 एम्पियर। तो इस तरह से जो है सो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लास्ट में बोल देंगे कि जो पावर होता है वो आउटपुट पावर जितना होता है उतना ही इनपुट पावर होता है, तो आउटपुट पावर निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इनपुट पावर जितना दिया। आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो आपका पावर कॉन्स्टेंट रहेगा, इफ़िशियंसी 1 होगा। इफ़िशियंसी मतलब वर्क का आउटपुट जो है सो आपको इनपुट के इक्वल ही मिलेगा, 100% रहेगा। तो ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको जो है वो बोला गया है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइंग सुटेबल रे डायग्राम फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर जो है सो वापस जो है सो यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ एंगल डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब बेसिक है कि आपको एक प्रिज्म ड्रॉ करके यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा प्रिज्म का उसको निकालना है, और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दिख रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है और इसमें जो है सो इंसिडेंट रे लेना है, फिर रिफ्रैक्ट कराना है, फिर इमर्ज कराएंगे। तो यहाँ पे जो है सो बेसिक एंगल सारे दिखाए गए हैं, आप अच्छे से इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी ये नॉर्मल है। अब ये रिफ्रैक्टेड जो है सो रे है, तो अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो R1 होगा, और यहाँ पे जो है सो R2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है सो इसी रिफ्लेक्टेड का अगर हम लोग इंसिडेंट के साथ देखेंगे तो पहला डेविएशन यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो इसको del1 बोलते हैं, और ये फिर जब यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे जो है सो दूसरा डेविएशन हो रहा है del2, तो इसी को करस्पॉन्डिंग अंदर हम लोग लेते हैं बेसिक, तो ये del2 हो जाएगा। टोटल डेविएशन कितना होगा तो ये पीछे बढ़ाएंगे और इसके साथ इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ टोटल डेविएशन बोलते हैं। तो क्या हुआ, पहले ऐसे जा रहा था, पहले थोड़ा डिफरेंट इतना एंगल बनाया तो इसको डेल बनेंगे, फिर यहाँ से एक मोड़ा तो फिर यहाँ पे जो है सो इतना बना, लेकिन टोटल जानना है तो टोटल कितना हुआ होगा तो पीछे बढ़ा दो, इसके साथ जितना एंगल बनाया होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे प्रॉपर आपका मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है सो इस पार्ट को जहाँ पे ए रहता है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो है सो डेविएशन पार्ट रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इमर्जेंट रे भी दिखाया, इमर्जेंट रे के हिसाब से इमर्जेंट एंगल दिखाया हुआ है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर नाम दे दिया रे इसका PQ, यहाँ पे ये QR हो जाएगा, फिर RS हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग बस मान लिए यहाँ पे कि PQ जो है वो इंसिडेंट रे है, QR रिफ्लेक्टेड रे है, RS इमर्जेंट रे है, म्यू रिफ्लेक्टेड रे ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, I इंसिडेंट एंगल है, E इमर्जेंट एंगल है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये सब लेना है। एट पॉइंट Q पे इंसिडेंट एंगल जो है वो R1 प्लस del1 होगा। तो यानी कि हम अगर पॉइंट ये जो देख रहा है एंगल R1 प्लस del1 होगा, तो चलिए देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पार्ट में अगर आप देखोगे तो I इधर जितना बन रहा है उतना ये दोनों मिल करके बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा del1 प्लस R1 या R1 प्लस del1 जो भी बोलना है। इसी तरह से हम E को भी तो बोल सकते हैं, E जितना बन रहा है उतना इधर एंगल ऐड हो करके आएगा, तो ये भी यहाँ पे यूज़ करा है मैंने। तो दूसरा जो पॉइंट R पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है सो I का हो जाएगा, E का यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो I प्लस E इधर से हो जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि ए का वैल्यू जो R1 प्लस R2 होता है उसको ए एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, यानी कि सम ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है
उसका वैल्यू जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। इसका भी डेरिवेशंस होता है, अलग से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूज़ करने से लंबा जाएगा। फिर यहाँ पे डेल वन प्लस डेल टू जो होगा वो टोटल डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो डेल लिख लेंगे। तो डेल वन प्लस डेल टू हमारा टोटल डेविएशन हो गया, और आर वन प्लस आर टू एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इधर सेम टू सेम होती है, इसको क्वेश्चन हम लोग 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लिखना है कि एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस पे, जब हमारा वहाँ पे डेविएशन डेल जो वैल्यू है वो जब डेल मिनिमम बनता है, सबसे कम होता है, उस टाइम पे ई का वैल्यू आई के इक्वल हो जाता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के जब इक्वल होता है तो हमारा डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, और उस टाइम पे हमारा रिफ्रैक्शन भी इक्वल होता है। तो इस चीज़ को आप पुट करोगे तो आई प्लस ई के जगह भी आई लिखोगे, डेल के जगह डेल मिनिमम लिखोगे और ए लिखोगे, तो इस तरह से यहाँ 2i आ जाएगा और इधर डेल एम प्लस ए ही रहेगा। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेंगे, तो डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आगे हम लोग इसी तरह से ए के लिए भी कर सकते हैं। तो ए के लिए जब हम लोग करेंगे तो आर वन प्लस आर टू की जगह आर टू की जगह भी आर वन लिखेंगे, तो यहाँ से हम आर वन निकाल सकते हैं, तो आर वन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब स्नेल्स लो हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए लगा देंगे। तो स्नेल्स लो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूजिंग स्नेल्स लो पॉइंट पी हम लोग जानते हैं साइन आई बाय साइन आर वन जो होगा म्यू टू बाई म्यू वन होता है। म्यू टू मतलब क्या होता है, जिसमें लाइट इंटर कर चुका है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, तो वो लिख लेंगे। कहाँ से लाइट जा रहा था, म्यू वन एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 ले लेंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ पे ऊपर लाए हैं वो पुट कर दीजिए, आर वन का वैल्यू लाए हुआ वो पुट कर दीजिए, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डेरिवेशंस पार्ट। ठीक है, फिर जो है सो इसका जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था कि वेरिएशन ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 लाइन लेना है, जिसमें मैंने लिया है एक पे एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना है, एक पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है। शुरू में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते हैं तो डेविएशन सीधा कम होते जाता है, एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फिर मिलता है, और उसके बाद फर्दर आप जो है सो एंगल दिखा बढ़ाते हैं तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ने लग जाता है। तो इसका मतलब जिस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे हमको डेविएशन क्या होता है, मिनिमम मिलता है। तो इस तरह का जो है वो ग्राफ ऑप्टेन करने को मिलता है। तो बस आप इसको ड्रॉ कर दोगे। तो इस तरह से हमारा जो होता है वो पूरा फर्स्ट सेट का 3 पार्ट में वीडियोस बनाए हैं। आप प्लीज़ सारे वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शंस में इसके ज़्यादा 2 वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। और अपने अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, ताकि ये जो है सो सॉल्यूशन उन तक भी पहुँचे और बाकी सबका रिज़ल्ट अच्छा ही हो। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।